पेज 76। शीतलनाथ ही वापस लौटेंगे। वापस लौटने पर जो कुछ देखा और सुना उसने सब कुछ जड़ कर दिया। वहां मंच पर एक आदमी यह उद्घोषणा कर रहा था कि एग्रीमेंट साइन हो चुका है, सहमति बन गई है, आंदोलन खत्म हो रहा है। वहां मौजूद सब लोग अवाक उस उद्घोषणा को सुन रहे थे कि तभी लालजी मंच पर चढ़ा और उसने जैसे मंच पर कब्जा ही कर लिया। उसके माथे पर अभी 2-4 दिन पहले हुए लाठीचार्ज का घाव था। नारे लगाते लगाते आवाज बैठ चुकी थी। ऐसा लग रहा था कि वह छाती के बल चीखा हो, ये जो कह रहे हैं सब झूठ है, हमारे साथ धोखा हुआ है। मंच पर खड़े लोगों ने उसे मंच पर से धक्का देकर बाहर निकाल दिया और वह वहां एक पल भी नहीं रुका जब तक जवाहर और ललित दौड़कर मंच पर जाते और लालजी को संभालते या अपने साथ लाते। लालजी वहां से निकल चुका था। इतनी भीड़ के बीच कोई नहीं बता पा रहा था कि वह कहाँ गया। पर एक 7 साल का लड़का बहुत हकबकाया सा, हांफता सा जवाहर को मिला और कुछ इशारे तथा कुछ शब्दों की मदद से बताया कि लालजी गणपत्यार की तरफ गया और फिर नाव से कहीं निकल गया। उसके बाद लालजी के दोस्तों ने उसे जगह जगह खोजा पर वह नहीं मिला। शीतलनाथ के उस मंच पर जिस तरह से उसने एग्रीमेंट के धोखे और झूठ की बात कही थी, साफ था कि लालजी को ऐसा कुछ पता था जो बाकी लोगों को नहीं मालूम था। पर फिर लालजी कहाँ गुम हुआ, खबर नहीं लगी। इसके बाद केंद्रीय गृह मंत्री ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, प्रेस को इस बारे में जानकारी दी और फिर वे मुस्लिम प्रतिनिधि मंडल से बात करने चले गए। दिल्ली एयरपोर्ट पर जब पत्रकारों ने उन्हें इस विजिट के बारे में पूछा तो उन्होंने जवाब दिया, मैं पूरी तरह से आश्वस्त होकर लौट रहा हूं। मुझे उम्मीद है कि एग्रीमेंट का अच्छी भावना के साथ पालन किया जाएगा। अब तय किए गए एग्रीमेंट के अनुसार गृह मंत्री को 10 दिन के बाद फिर से आना था, ये देखने की जो गाइडलाइन दी है क्या उसके मुताबिक काम हो रहा है या नहीं। यानी 13 सितंबर 1967 को एक और अहम बात तय हुई थी कि अब नाबालिग लड़की को उसके अपहरणकर्ता से दूर करके उसके अभिभावक को सौंपा जाए, या तो मां को या कोर्ट की देखरेख में थर्ड पार्टी को। कोर्ट अपनी प्रक्रिया पूरी करेगा और फिर जो फैसला आएगा उस अनुसार लड़की को भेज दिया जाएगा। पर यह तो कश्मीर था, ऐसे कैसे हो सकता था? या फिर यह कहा जाए कि क्या कंट्रोल रूम ऐसा होने देता? नहीं, कभी नहीं। असल में उन्होंने केंद्र सरकार का ठप्पा लगे इस एग्रीमेंट को मानो तहस नहस करने का बीड़ा उठाया। केंद्रीय गृह मंत्री श्री यशवंत राव चौहान फिर पलटकर कभी नहीं आए। कश्मीरी पंडितों के इस आंदोलन को हर फ्रंट पर छिन छिन कर दिया गया। सबसे पहले तो कश्मीरी पंडितों ने खुद, कुछ कश्मीरी पंडितों के मन में गुस्सा था कि हमने यह एग्रीमेंट क्यों माना गया, उस एग्रीमेंट से क्या हासिल हुआ, क्या लालजी उस दिन सच कह रहा था, धोखा हुआ है क्या आंदोलन करने वालों में से ही। पेज 77। कुछ लोग बिक गए, पर किस लिए? टैक्सी और परमिट्स के लिए। बाकी कश्मीरी पंडितों की अस्मिता और जान के साथ साथ अपने अस्तित्व की भी कीमत उन्होंने ये लगाई। इस मुद्दे को लेकर पंडितों में ही दो गुट बन गए और उनके विचारों में मतभेद होने लगे। कोई लोग आपस में लड़ पड़े, जैसे अभी इसी मुद्दे पर ललित और जवाहर जोर जोर से लड़ रहे थे। दोनों की आवाज बुलंद थी। ललित, आंदोलन समाप्त नहीं करते तो और क्या करते, मरने देते और लोगों को। जवाहर, हम मरने से कब डरे हैं, आज तक मरते ही तो आ रहे हैं। किसने सुनी हमारी? ललित, सुनी न गृह मंत्री ने, किया न एग्रीमेंट। जवाहर, अच्छा सुनी उन्होंने, तो फिर बता परमेश्वरी कहाँ है, चलो मिलते हैं उससे। ललित, वह एग्रीमेंट का हिस्सा है, उन्हें मानना ही पड़ेगा। जवाहर, क्या तुझे अभी भी समझ नहीं आ रहा? पिछले 8 घंटे से धनवती पुलिस स्टेशन में बैठी है अपनी बेटी के इंतजार में। उसे किसी ने जवाब देना तो छोड़, पर पानी तक नहीं पूछा है। ललित, मेरा मुद्दा यही है, हम लोगों को उनकी फितरत मालूम है, वे कभी उसे वापस नहीं करेंगे। पर जो सत्याग्रहियों पर बीत रही थी वह तो रुक गया ना। जवाहर, क्या हमने सत्याग्रह इसलिए किया था कि हम अपनी बेटी लिए बिना ही वापस आ जाए? ललित, यार तू मुझ पर क्यों भड़क रहा है? जवाहर, तो किस पर भड़कूं? उन पर जो आंदोलन को बेच आए, या उन पर जिन्होंने हमारी भावनाओं का उपयोग अपनी राजनीति चमकाने में किया, या उन पर जिन्हें इस एग्रीमेंट के बदले आर्थिक तौर पर या सामाजिक तौर पर कुछ हासिल हुआ? अब सब के सब शांत थे, लेकिन जवाहर अंदर लावे की तरह उबल रहा था। उसे यह बात कतई पसंद नहीं आई थी। बेटी को पहले अपने पास लेने के बाद ही एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर करने चाहिए थे। जवाहर को यकीन था कि इस एग्रीमेंट की कोई भी बात पूरी नहीं की जाएगी। और जवाहर सच था। आने वाले दिनों में आहिस्ता आहिस्ता उस एग्रीमेंट के परखच्चे उड़ गए। मुस्लिम बहुसंख्यक के अखबारों ने वही राग अलापना शुरू किया,
जो ख्वाजा अली शाह ने अपने अपील में प्रधानमंत्री से किया था कि लड़की अपनी मर्जी से हमारे पास आई है। अखबारों में इदारा-ए-औकाफ इस्लामिया जैसी अलग अलग मुस्लिम संस्थाओं ने इस बारे में स्टेटमेंट छापना शुरू कर दिए। 3 दिन तैयारी करने के बाद 6 सितंबर को कोर्ट एडीएम ने अपहरणकर्ता गुलाम रसूल को सुनवाई के लिए बुलाया, जहां पंडित समुदाय के जिया लाल चौधरी, मधुसूदन काक, श्रीकांत टिक्कू और एस.एल. कौल जैसे प्रतिष्ठित वकीलों ने मामले की पैरवी की। कहा गया कि भयानक दरिद्रता के कारण लड़की को नौकरी करनी पड़ी, उसका फायदा स्टोर मैनेजर ने उठाया। लड़की पर दबाव डालने के लिए सारे कुटिल तरीके अपनाए। स्टोर के मैनेजर पर भी लड़के की मदद करने का आरोप लगाया। दोनों तरफ के वकीलों ने अपनी कहानी, अपना नजरिया बयां कर दिया। जज ने माना कि जहां 366 आर.पी.सी. का पेज 78 ताल्लुक है, गुलाम रसूल और उनके वकील को नो लोकस स्टैंडी का फैसला दिया। पर जज ने आखिर तक 552 पी.आर.सी. के तहत कोई ऑर्डर जारी नहीं किया। लड़की को मां को नहीं सौंपा गया। जज का रवैया देखकर मां को यकीन हुआ कि उन्हें यहां न्याय नहीं मिलेगा, तो उन्होंने हाई कोर्ट में जाने का फैसला किया। उसका असर यह हुआ कि दूसरे दिन यानी 7 सितंबर को द रोशनी नाम के अखबार ने परवीन अख्तर परमेश्वरी का इस्लामिक नाम का भेजा गया एक बयान छापा, जिसमें उसने कहा, मेरे इस्लाम कबूल करने से इस्लाम को कोई फ़ायदा हुआ या नहीं हुआ, पर यह करके मैं बहुत खुश हूँ और मैंने इस्लाम को पूरी तरह से कबूल किया है। अब तक सारे मुस्लिम समझ ही चुके हैं कि मेरे इस्लाम कबूल करने के बाद कश्मीर में जो हुआ वह एक साजिश थी यहाँ के मुस्लिमों को डराने की। सत्याग्रह तो केवल एक बहाना था यहाँ के बहुल मुस्लिमों को खत्म करने का। जनसंघ जैसे धार्मिक संगठन और मधोक जैसे कट्टर हिंदू नेता ने ही यह साजिश रची थी। मैं भारत सरकार से अपील करती हूँ कि भारत सरकार यहाँ के मुस्लिमों की ऐसे लोगों से रक्षा करे, वगैरह वगैरह। घर घर में परमेश्वरी के इस बयान की चर्चा हो रही थी। सारे कश्मीरी पंडित गुस्से से पागल हो रहे थे। द रोशनी अखबार लेकर दौड़ते हुए ललित जवाहर के घर पहुंचा। अखबार जवाहर के मुंह पर फेंककर गुस्से से बोला, ललित, ले, इस लड़की के लिए तू मुझसे लड़ रहा था ना उस दिन, मैं तो इस लड़की पर थूकूंगा भी नहीं। ललित गुस्से से थर थर कांप रहा था। जवाहर ने अखबार उठाकर पढ़ा और मुस्कुराकर कहा, अब तो इस लड़की को कोर्ट में पेश करना बेहद जरूरी हो गया है। अगर वे उसे सीधे सीधे कोर्ट नहीं लाए तो हमें फिर आंदोलन करना चाहिए। ललित, तू सच में पागल हो गया है। इतने लोगों की जान पर बनाई, फिर भी तुझे में अक्ल नहीं है। कौन इस बेशर्म लड़की के लिए अपनी कुर्बानी देगा? जवाहर, मैं दूंगा। ललित, हो क्या गया है तुझे? जवाहर, देख ललित, मैं हिंदू एक्शन कमेटी की बात समझ रहा हूँ कि उन्होंने यह एग्रीमेंट क्यों किया। जब 7 तारीख को हमने आंदोलन शुरू किया तो हमें भी कहाँ पता था कि यह बात इतनी आगे बढ़ेगी। हमारे लिए भी तो सिंपल बात थी, लड़की नाबालिग है, अचानक गायब हुई है, माँ को यकीन है कि उसका अपहरण हुआ है, तो हमने अपनी एकता का प्रदर्शन करते हुए हमारी बेटी वापस करो की मांग की। पर बात इतनी बड़ी कि किसी ने सपने में भी नहीं सोचा होगा कि कभी ऐसा होगा, पर हुआ। हिंदू कमेटी ने सही निर्णय लिया कि इतने लोगों की जान खतरे में नहीं डाली जा सकती। वे सही थे और उन्होंने राज्य सरकार से नहीं बल्कि केंद्र सरकार से एग्रीमेंट किया। ये भी एक प्लस पॉइंट है, पर मेरे विचार अलग हैं। मुझे ये सवाल बार बार आता है कि अब तक हमने जो आंदोलन किया वह जाया हो गया। अगर हमारी बेटी आज 5 दिन के बाद भी हमारे पास नहीं है तो, और उसका ये बयान जो उसने खुद आकर नहीं दिया। पेज 79 किसी अपने को बल्कि अखबार में छपवाया। ये तो इस बात का प्रमाण है कि उससे जबरन चीजें करवाई जा रही हैं। भले ही 1 महीना हो गया हो उसे इस्लाम कबूल करे, पर तुम ही सोचो कि एक कश्मीरी पंडित की बेटी अपने ही लोगों के खिलाफ ऐसा बयान देगी। तू सोच, अगर सच में उसे उठाकर ले गए हैं तो वह वहां अकेली है। हो सकता है कि आगे चलकर कुछ सालों बाद लोग भूल भी जाएंगे। वह भले कभी बाजारों में दिखे, डल लेक पर दिखे, पर अब वह कभी खुली हवा में सांस न ले पाएगी। वह लड़की कभी यह भूल न पाएगी कि उसके कारण उसके अपने लोगों को ये सब भुगतना पड़ा। अगर वह खुद अपनी मर्जी से भाग भी गई होगी तो भी उसने यह नहीं सोचा था। जवाहर अखबार की उस खबर को संभाल कर रखने अंदर चला गया। जिस लड़की के लिए यह आंदोलन खड़ा हुआ उसे कभी भी उसकी मां के पास भेजा नहीं गया। एक्शन कमेटी को लगा कि कम से कम दूसरी मांगों के बारे में ईमानदारी से काम होगा। हमारे पास केंद्र का एग्रीमेंट है, तो कमेटी ने लोगों से आवेदन मंगाए कि कौन कहाँ कैसे जख्मी हुआ, या कौन किस जेल में है, कितने दिन से है, या फिर किसका जान माल का नुकसान हुआ है, किसे लूटा गया है।
कहाँ और कितना लूटा गया है। जो भी जिसका भी नुकसान हुआ है वह सब डिटेल में लिखकर कमेटी एक्शन के पास जमा करे। पर राज्य सरकार, जिसे कंट्रोल रूम चला रही थी, ऐसा लग रहा था कि उन्हें इन पीड़ित लोगों से कुछ लेना देना ही नहीं था और न ही सदन को उसमें रुचि थी। उल्टा वे गुलाम सादिक पर प्रेशर डाल रहे थे कि इस एग्रीमेंट की शर्तें नज़रअंदाज करे। हुआ भी ऐसे, लड़की को वापस लाने की कोई भी हरकत नहीं की गई। आंदोलन के दिनों में जो हिंदू सरकारी लोग काम पर नहीं थे, उन्हें उन दिनों की कबूल की गई तनख्वाह नहीं दी गई। सस्पेंडेड अफसरों को बड़ी आसानी से काम पर वापस ले लिया गया। ये कम नहीं था कि सारे हिंदू सरकारी कर्मचारियों को नोटिस भेजा गया कि उन दिनों वे काम पर क्यों नहीं आए। इसका जवाब सरकार को दे, खासकर महिला कर्मचारियों को जानबूझकर ऑफिस में परेशान किया गया। जेल में डाले गए लोगों को रिहा तो किया, पर उन पर अनेक प्रकार के सेक्शन लगाए गए, मुकदमे दायर किए गए, जिसे न करने का वादा किया गया था। अब इन सब वादा खिलाफी पर हिंदू एक्शन कमेटी चुप थोड़ी ही बैठने वाली थी। एग्रीमेंट को लेकर प्रदेश कांग्रेस कमेटी और हिंदू एक्शन कमेटी के बीच का संघर्ष इतना बड़ा हुआ कि महासचिव ने अपना इस्तीफा देने की बात कही। आगे चलकर गुलाम सादिक को उसमें हस्तक्षेप करना पड़ा। फिर सादिक ने कैबिनेट में बदलाव की घोषणा की। सरकारी लोग, जो ऊपर से धार्मिक समन्वय का दिखावा करते थे, उन्होंने अंदर से धार्मिक जहर बोना शुरू किया। कहीं न कहीं यह मानना ही पड़ेगा कि हर पॉलिटिकल पार्टी की जड़ों में अपना धर्म अंधकार बहता रहता है। तो दूसरी तरफ आम जनता सामान्य जीवन जीते वक्त कभी यह मन में भी नहीं लाती कि यह मुस्लिम है या पेज 80 वह हिंदू है। अगर राजनीतिक नेताओं पर कड़ी पाबंदी लगा दी जाए कि धर्म या जात पात का मुद्दा उठाया तो उनकी सीट बर्खास्त की जाएगी, तो यकीन जानो कभी भी कोई दंगा कहीं पर नहीं होगा। पर अनंतनाग में एक मुस्लिम युवा ने नेता मिर्जा मोहम्मद अफजल बेग से मुलाकात की और फिर लोगों को गुमराह करने वाले स्टेटमेंट छापे, जिसमें आरोप लगाए गए कि हिंदू इलाकों में मुस्लिम लोगों को पर हमला किया गया और कुछ लोगों को जख्मी किया गया। जगह जगह पोस्टर लगवाए गए, जिसमें घाटी छोड़कर जाने के लिए कहा गया और एक टाइमलाइन दी गई। दूसरे और आरोपों में कहा गया कि सेंट्रल रिजर्व पुलिस ने कुछ मुस्लिम ड्राइवर्स पर चाकू से वार किए। ऐसे आरोप सेंट्रल एजेंसियों पर लगाए जाने लगे। आहिस्ता आहिस्ता पंडितों को पीड़ित करना शुरू हुआ। रैनावारी, अलीकदल, सफा कदल, फतल कदल, करनंगा, बोहरी कदल जैसे हिंदू इलाकों में पंडितों के घर पर पथराव शुरू हुआ। रात रात भर लोग जागते रहते इस डर से कि कहीं उनके घर को आग न लगा दी जाए। डॉक्टर कर्ण सिंह, जो आंदोलन के वक्त विदेश यात्रा पर गए हुए थे, विदेश से लौटने के तुरंत बाद श्रीनगर पहुंचे। उन्होंने यहाँ की सारी परिस्थिति को समझा। 2 दिन वे कश्मीर में लोगों से मिलते रहे। अपने रेडियो ब्रॉडकास्ट में उन्होंने विश्वास दिलाया कि पंडितों की सुरक्षा की जाएगी। जल्द ही हिंदू एक्शन कमेटी ने पाया कि केंद्र सरकार इस एग्रीमेंट से पीछे हट रही है, किए गए वादे निभाए नहीं जा रहे, तो उस पर कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा। इस कारण घाटी में फिर एक बार तनाव शुरू हुआ। यहाँ के हालात समझाने हिंदू एक्शन कमेटी का एक डेलीगेशन दिल्ली के लिए रवाना हुआ। इस बात की खबर मिलते ही मुख्यमंत्री गुलाम सादिक भी उनके पीछे पीछे दिल्ली पहुंचा। उसने केंद्र सरकार को फिर एक बार अपनी चिकनी चुपड़ी बातों में फांस लिया। दिल्ली एयरपोर्ट पर सादिक पत्रकारों से पीछा छुड़ाते नजर आए। दिल्ली से आते ही उन्होंने 19 सितंबर 1967 को सिटीजन एमिटी काउंसिल, जिसका हाल ही में गठन हुआ था, उसे संबोधित करते हुए कहा कि मुस्लिम बहुल इलाकों से जो भी हिंदू अपना घर छोड़कर गए हैं, सबसे पहले हमें उन्हें वापस लाना है। स्टेट कांग्रेस चीफ सैयद मीर कासिम ने भी बहुत भारी तनाव में सांप्रदायिक दंगों को भड़काने के लगे आरोपों का खंडन किया। उसी काउंसिल में इस बात का भी आरोप लगाया गया कि दंगे भड़काने और तनाव का माहौल बनाने के लिए सरकारी तिजोरी से 1.33 लाख रुपए निकाले गए और असामाजिक तत्वों तक पहुंचाए गए। काउंसिल में थोड़े हिंदू लोग भी थे। इस काउंसिल में आहिस्ता आहिस्ता कई राज खुलने लगे और इन दंगों के पीछे सरकार का पूरा सहयोग दिखा। इस काउंसिल ने सरकार को दोषियों के कटघरे में देखा। यहाँ बात इतनी बड़ी कि कहा जाने लगा कि एक ज्ञापन बनाकर कांग्रेस अध्यक्ष श्री कामराज जी को सौंपा जाएगा। आगे चलकर उस ज्ञापन का क्या हुआ कोई नहीं जानता, पर इतना सुनने में आया था। पेज 81 कि कांग्रेस हाईकमान ने यहाँ के प्रदेश कांग्रेस कमेटी के कान खींचे थे और सांप्रदायिकता के जहर बोने वाले लोगों से कांग्रेस को दूर रखने की हिदायत दी गई थी। घाटी में स्थिति बिगड़ती ही जा रही थी। मुस्लिम लोग हिंदुओं को हर प्रकार से पीड़ित कर रहे थे, खासकर हिंदू महिला और लड़कियों को आते जाते उन्हें छेड़ते। उन्हें इतना परेशान कर रखा था कि उनका स्कूल जाना मुश्किल हुआ था। वे स्कूल, कॉलेज और काम पर जाने से डरती थीं। इसकी भी कंप्लेंट काउंसिल तक पहुंची थी।
कंट्रोल रूम से प्रेरित प्रिंसिपल मिस महमूदा अहमद ने एक अलग ही कैंपेन चलाई। उन्होंने एक डिक्लेरेशन फॉर्म पर हिंदू लड़कियों के जबरदस्ती दस्तखत लेने शुरू किए, जिस पर लिखा था, हम लड़कियां स्कूल और कॉलेज कैंपस के अंदर और बाहर दोनों जगह सुरक्षित महसूस करती हैं। एक लड़की ने दस्तखत करने से मना कर दिया और उसने हिंदू एक्शन कमेटी को इसकी खबर कर दी। हिंदू एक्शन कमेटी ने राज्य गृह मंत्री और पुलिस दोनों को इसकी खबर कर दी। पुलिस जांच के लिए शीतलनाथ आए जरूर, पर उसने कोई एक्शन नहीं लिया। जवाहर और उसके दोस्त तब वहां मौजूद थे। आहिस्ता आहिस्ता और भी नौजवान वहां जमा हुए। एग्रीमेंट का जिस तरह मजाक उड़ाया जा रहा था, उसे देखे से भी पंडित क्रोधित थे, खासकर जवाहर जैसे युवा। मामला फिर एक बार बेटियों का था। जवाहर तो कुछ करने के लिए वैसे भी तड़प रहा था। उसने घोषणा की कि मैं अभी इसी वक्त धरने पर बैठ रहा हूँ। फिर क्या था, देखते देखते उसके साथ और युवा जुड़ गए और 50 युवाओं ने मिलकर वुमेन कॉलेज के सामने धरना देना शुरू किया। सरकार की नीतियों का विरोध किया, अपनी नाराजगी जताए। 24 अगस्त जब आंदोलन शुरू था, तब 200 लोग दारू पीकर हिंदू इलाके में कम से कम 1 घंटा दहशत पैदा कर रहे थे, तो उसकी इतनी भी आवाज पुलिस तक नहीं पहुंची। और जब आज यहाँ सिर्फ 50 हिंदू युवा एक जायज मांग के लिए धरना दे रहे थे, तो सिर्फ आधे घंटे में वहां 3 मंत्री पुलिस सहित पहुंच गए। मुस्लिम स्टूडेंट्स भी भारी मात्रा में वहां पहुंच गए। पुलिस की मौजूदगी में वहां हिंदू लड़कों से हाथापाई की गई। हिंसा का प्रदर्शन शुरू हुआ, पर पुलिस सिर्फ देखती रह गई। बात इतनी बड़ी कि अब पुलिस को हरकत में आना पड़ा, तो मेजॉरिटी ने पुलिस पर पत्थर फेंकने शुरू किए। जमकर पत्थरबाजी हुई। अब पुलिस के पास फायरिंग के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा। पुलिस ने फायरिंग शुरू की और उसमें 2 मुस्लिम लोगों की मृत्यु हुई। खबर फैल गई। उस दिन शहर में इतना ज्यादा तनाव था कि पुलिस चप्पे चप्पे पर मौजूद थी। पर इसके बावजूद जहां कहीं पंडित दिखा, उसके साथ बर्बरता की गई। उन्हें लूटा गया। कई हिंदू इसमें बुरी तरह से जख्मी हुए। एक लड़की अपने घर लौट रही थी तो रास्ते में उसके साथ छेड़खानी की गई। उसके कपड़े फाड़े गए। मिलिट्री, सरकारी, सिविल वाहनों पर जोरदार पथराव किया गया। गवर्नमेंट के होटल्स और सरकारी जगहों पर पेज 82 पथराव किया गया। सरकारी प्रॉपर्टी की तोड़फोड़ की गई। उस दिन भीड़ पागल हो गई थी। उसी दिन कर्फ्यू लगाया गया। ये कर्फ्यू काफी लंबा चला। अब लगा ही था कि सब शांत हो चला है, तो 4 अक्टूबर को एक मुस्लिम शव यात्रा सड़क से गुजर रही थी। इस यात्रा को खानकाह की बजाय हब्बा कदल के बान मोहल्ला से जाने की इजाजत दी गई। हिंदू मोहल्लों में कर्फ्यू लगा था, जबकि मुस्लिमों को वहां से जाने की इजाजत दी गई। अचानक हब्बा कदल में मुस्लिमों की संख्या बढ़ने लगी। सुरक्षा के तौर पर पुलिस ने मृत इंसान की कॉफिन खोलकर देखा तो उसमें सिर्फ घास फूस भरा था। पर तब तक देर हो चुकी थी। मुस्लिम लोगों ने हिंदुओं की दुकानें लूटी, तोड़फोड़ की, कई हिंदू घरों में घुसकर लूटपाट की, हजारों रुपयों गहनों की लूट की। गली से गुजर रहे अवतार किशन खुशू पर बुरी तरह से चाकू से वार किए गए। उनकी उसी जगह पर ही मौत हो गई। ऐसी ही और 6 जगह छुरेबाजी की घटनाएं हुई। दूसरे दिन वाजापुर में काफी घरों पर पत्थरबाजी हुई। समसवारी, महाराजागंज, जैना कदल, सैयद अली अकबर, इन जगहों पर दुकानें लूटी गईं। घाटी का माहौल इतना बिगड़ा था कि हिंदू एक्शन कमेटी के लिए सरकार से इस बात का जवाब मांगना मुश्किल हो रहा था कि एग्रीमेंट का पालन क्यों नहीं किया जा रहा, और सरकार ने भी कभी इसका जवाब देने के बारे में सोचा तक नहीं। एक तो परमेश्वरी ने जो बयान जारी किया था, उससे लोग बहुत असहज थे। दूसरा ये कि इस आंदोलन का परिणाम ये हो रहा था कि बजाय पंडितों को सुरक्षा मिलने के उन पर हमले तेज हो रहे थे। रोज कहीं न कहीं से कोई खबर मिल ही जाती कि आज यहाँ हमला हुआ, आज वहां हमला हुआ, तो यह आंदोलन आहिस्ता आहिस्ता ठंडा पड़ता गया। उस दिन शीतलनाथ मंदिर में बैठे बैठे जवाहर सोच रहा था कि इस आंदोलन से एक कश्मीरी पंडित ने क्या हासिल किया और क्या गंवाया। तब उसे याद आया एक जुमला प्लेबिसाइट फ्रंट के एक मेंबर का। आंदोलन के अंतिम दिनों में, यानी अगस्त महीने के आखिर में जुमलेबाजी करते वक्त उस नेता ने ये कहा था, जो पाकिस्तान 20 साल में न कर पाया, वह सादिक ने 20 दिन में कर दिया। जवाहर ने सोचा कि कितनी सच्चाई थी इस बात में। पाकिस्तान कश्मीर को अपनी तरफ लेना चाहता है, वह भी हिंदू लोगों को छोड़कर। अयूब खान की यही मंशा थी। और आज जब जवाहर यहाँ शीतलनाथ में बैठा है तो 30 किलोमीटर के दायरे में पहले से ही दंगे चालू हुए हैं। सोपोर, बारामूला, अनंतनाग, त्राल, कुलगाम में लोगों ने पंडितों को भगाना शुरू किया है। जब आंदोलन शुरू हुआ था तो हिंदुओं के नारे थे, भारत माता की जय, हिंदू मुस्लिम एकता जिंदाबाद। बस एक ही महीना बीच में गुजरा है और मुस्लिमों की तरफ से नारे क्या आने लगे।
पाकिस्तान जिंदाबाद, अयूब खान जिंदाबाद, हिंदू मुस्लिम यूनिटी मुर्दाबाद, इंडियन डॉग्स गो बैक। जवाहर को हमेशा लगता था कि 1947 की स्वतंत्रता के बाद से ही अगर कश्मीर को सही पेज 83 नेता मिलता तो कश्मीर आज सेकंड स्विट्जरलैंड होता, यहाँ की जनता आबाद खुशहाल होती। अगर नेता न सही लेकिन केंद्र सरकार यहाँ सही ब्यूरोक्रेसी को भी भेजती, तब भी शायद कश्मीर का ये हाल न होता। नौकरशाह अपना काम ईमानदारी से करते, सही को सही और गलत को गलत करार देकर वक्त रहते, उस पर एक्शन लेते तो लोग सही पाठ पढ़ते। पर केंद्र ने हमेशा कश्मीरी पंडित को फंसाया है। कश्मीर में अपनी सरकार न जाए, इसलिए हमेशा मुस्लिम तुष्टीकरण की नीति अपनाए और उसका खामियाजा भरना पड़ा कश्मीरी पंडित को। अगर सच में यहाँ कानून का राज होता तो परमेश्वरी के साथ या फिर धनवती के साथ इतना सब कुछ नहीं होता। जनसंघ को कश्मीर में मौका किसने दिया? कांग्रेस ने। अगर कांग्रेस अपना काम करती तो नौबत यहाँ तक नहीं आती। उस दिन जवाहर ने अपनी डायरी निकाली और उसमें वह लिखने लगा, आंदोलन की समाप्ति तक के आंकड़े। 1. टोल अरेस्ट, पूरी भारत सरकार को मुट्ठी भर लोगों ने कैद में रखा है। 2. लाठीचार्ज, कश्मीरी पंडित ने पुलिस का विश्वास खोया। 3. टीयर गैस, हर कश्मीरी पंडित स्त्री की आंखों से बहे। 4. टोटल इंजर्ड, हर कश्मीरी पंडित की आत्मा घायल है। 5. इंजर्ड बाय एसिड, हमारा धर्म। 6. हाउसेस एंड शॉप्स लूटेड, ऋषि कश्यप की भूमि। 7. अदर असॉल्टेड, गौमाता। 8. आर्सन, हमारी पहचान। 9. डेथ, ऑल कश्मीरी पंडित। 10. मिसिंग लालजी, हाँ, हम सब पंडितों को मार दिया गया है इस राजनीति ने, कश्मीर और भारत के बहुसंख्यकों ने और हाँ, भारत सरकार ने। क्योंकि इंडियन डॉग्स गो बैक के नारे लगे हैं और कोई कुछ कर नहीं रहा। भारत सरकार अभी भी सोई हुई है और मैं फिर भी कह रहा हूँ, जय हिंद, जय भारत।